हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का VBI न्यूमेरिकल, जिसका ये वन शॉट का चौथा वीडियो है। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये अंतिम वीडियो है न्यूमेरिकल का। इसके बाद आपका पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी VBI न्यूमेरिकल है उन सभी को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट किया था और उसको हमने अंत तक कराया। इस वीडियो को आप देख लेते हैं, आपका न्यूमेरिकल का सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। उसके पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दो न्यूमेरिकल का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके फिजिक्स के बेसिक टू हाई न्यूमेरिकल की पढ़ाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कर भी लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि दो उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंसों की क्षमता की गणना कीजिए। 2017 में और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए रिपीट जो क्वेश्चन होता है ना, वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है फिर से 2017 के बाद 2023 में। तो इंपॉर्टेंट का हम बहुत ही इसको श्रेणी में रखेंगे और ध्यान से एक एक बातों को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला मेरा यही प्रश्न है आप सभी से कि अभी आपको ये प्रश्न दे दिया जाए तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, यही सबसे पहला प्रश्न है। यदि हाँ आपका जवाब है हाँ, तो मैं कहूँगा वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज़ है जो बिना प्रैक्टिस का तो होने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट होंगे जो सीरियस होंगे उन्होंने ट्राई किया होगा, लगा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ध्यान से आप समझिएगा, एक एक बात समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो हमने दो ही चीज़ें आपको विशेषकर कहना है, न्यूमेरिकल में ध्यान देने को कहा था। पहला हमने कहा था कि आपका लक्ष्य पता होना चाहिए कि इसमें किस चीज़ को आपको ज्ञात करने को कह रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा लक्ष्य पता चल गया कि संयुक्त लेंसों की क्षमता गणना करना है, मतलब लेंस की जो क्षमता है उसकी हमें क्या करना है, गणना करना है कि लेंस की क्षमता क्या होगी यदि संयुक्त में है। तो ये दो उत्तल लेंस है, यदि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो उस समय उन लेंस की क्षमता क्या होगी ये हमें गणना करना है। ठीक है, लक्ष्य पता चल गया। उसके बाद दूसरा हमने कहा था कि इसमें जो वैल्यूअल पॉइंट हो उसको दिया है कर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 20 सेमी दिया है ना फोकस दूरी का मान, तो ये वैल्यू पॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कि दो उत्तल लेंस, ठीक है, दो उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है। प्रत्येक की फोकस दूरी, प्रत्येक मतलब दो ही उत्तल लेंस है ना, तो पहले उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी 20 ही सेमी और दूसरे उत्तल लेंस है उसकी भी फोकस दूरी 20 सेमी। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है। समझ रहे हैं, तो यही बात हम लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है कि हम लिखेंगे प्रथम, देखिए ऐसे लिखना है, प्रथम उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको हम F1 से दर्शाएंगे। तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी। समझ में आ गया। देखिए दो उत्तल लेंस है, तो प्रथम एक उत्तल लेंस को मान ले रहे हैं, एक द्वितीय उत्तल लेंस, तो द्वितीयक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बताइए, F2 से दर्शाएंगे, इसकी भी तो 20 सेमी होगी ना,
क्योंकि प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है। इसका मतलब जो प्रथम फोकस F1 है उसकी भी 20, F2 का भी 20 होगा, तभी तो प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है। इतनी बात समझ के अब कह रहा है ना कि संयुक्त यदि ये प्रथम उत्तल लेंस और द्वितीय उत्तल लेंस, जैसे सपोज डेट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे एक ये उत्तल लेंस है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये उत्तल लेंस है, तो इसकी मान लेते हैं फोकस दूरी है वो F1 है। एक और उत्तल लेंस है, ठीक है ये, तो इसकी फोकस दूरी F2 है। अब इनको कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम मिला दें, जैसे ये है फिर से एक और ये बन गया, तो अगर इन दोनों लेंसों को हम मिला देते हैं तो उस समय पर इनकी टोटल लेंस की क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब एक F1 है एक F2 है, तो F1 की सबसे पहले हम F1 की जो लेंस की क्षमता है जो P1 इसकी गणना कर लेंगे, और इसकी जो F2 है इसकी P2 मतलब लेंस की क्षमता की गणना कर लेंगे। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे P1 प्लस P2 तो हमारा टोटल लेंस संयुक्त लेंस की क्षमता निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझेंगे जी, समझेंगे क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले प्रथम लेंस की फोकस दूरी है F1, तो हम प्रथम लेंस की जो क्षमता, लेंस की क्षमता होती है ना, तो जो प्रथम उत्तल लेंस की हम क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि हम लिखेंगे प्रथम उत्तल लेंस की क्षमता। जो प्रथम उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी इतना 20 है, तो इसकी क्षमता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो P1 लिखेंगे। अब P1 हम जानते हैं लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 100/F होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं सेमी में, ठीक है। तो वही पहले के लिए हम प्रथम के लिए ज्ञात करें तो P1 हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो P1 इक्वल टू भी 100/F1 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम फोकस के लिए ज्ञात कर रहे हैं, प्रथम उत्तल लेंस के लिए, तो ये हमने लिख दिया। अब सिंपल वे में हम मान पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 100 ये हो गया, और F1 का मान कितना है 20 है, तो 20 हमने लिख दिया। अब अगर इसको हम काटते हैं तो जो P1 का मान आता है वो 20 × 5 = 100, तो +5 और D हम लिख देते हैं, D मतलब डायोप्टर है। तो देखिए ये हमने क्या ज्ञात किया है, ये हमने प्रथम जो लेंस है, दो लेंस है ना, तो प्रथम लेंसों की हम क्षमता हमने गणना कर लिया। उसके बाद इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार ये द्वितीय उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि द्वितीय उत्तल लेंस की क्षमता, द्वितीय उत्तल लेंस की क्षमता। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही हो जाएगा कि P2 हो जाएगा, P2 इक्वल टू 100/F2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब P2 इक्वल टू 100, F2 का मान क्या है, F2 का मान है 20 है, तो 20 हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 जो 100 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे P2 का जो मान आया वो 5 + 5D आ जाएगा, मतलब 5 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इतनी बात समझ गए। तो देखिए हमने प्रथम जो उत्तल लेंस है, मतलब पहले के लिए हमने लेंस की क्षमता P1 का मान 5 आ गया, द्वितीय के लिए P2 लेंस की जो क्षमता का मान 5 डायोप्टर आ गया। अब हम P1 और P2 को जोड़ देंगे तो हमें लेंस की टोटल जो संयुक्त लेंस की क्षमता में गणना नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो यही बात हम लिखेंगे। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसकी कोई अब जरूरत तो है नहीं। तो अब हम यहां पे फिर से लिख देते हैं, तब संयुक्त लेंस की क्षमता। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2। अब P1 का मान है कितना, P1 का मान है 5 डायोप्टर, P2 का मान है 5 डायोप्टर, तो 5 + 5, तो P इक्वल टू 10, ठीक है। और D से डायोप्टर हो जाएगा, तो ये +10 डायोप्टर आ गया। तो यही तो है संयुक्त लेंस की
जो है क्षमता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हुआ आपका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए न्यूमेरिकल का यही सॉल्व करने का तरीका है। मैं खासकर उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो सीरियस हैं, जिन्होंने, मैं शुरू में ही कहा था कि थोड़ा सा ट्राई कीजिए, तो उन्होंने क्या ट्राई किया था, तो उन्होंने सॉल्व किया था, तो क्या आपका आंसर इतना आया था, ये भी आपको देखना है। देखिए मैं ये चाहता हूँ ना कि जो स्टूडेंट मुझसे सीरियस है वो अच्छे से पढ़ाई करे, और इतना अच्छे से पढ़ाई करे ना कि वो बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, स्वयं अपना नाम रोशन करे। देखिए आपके लिए ही हम सब मेहनत करा रहे हैं, अदरवाइज मैं अट्रैक्टिव वीडियो नहीं डालता। मतलब मैं वही करता हूँ ना जिससे आपको मतलब कुछ यूज़फुल लगे। फिर भी न्यूमेरिकल का वीडियो मैंने कभी डाल दिया, कल मैंने वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस नहीं हुए, ठीक है, देखे चले गए, और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखा। मैंने सोचा इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, न्यूमेरिकल जानते हैं, न्यूमेरिकल के लिए हलवे में ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। अरे भैया हल्के में क्यों ले रहे हैं? न्यूमेरिकल की भागीदारी आपकी कम से कम 20 से 25 नंबर की होती है। डेरिवेशन ना आए तो डेरिवेशन के नीचे अथवा में न्यूमेरिकल दे देता है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं यही कहूँगा कि मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिएगा और खासकर न्यूमेरिकल की तैयारी कर लीजिएगा, नहीं तो उस समय पर शायद आपके बोर्ड एग्जाम में आपको याद आएगा कि हमने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल जब आपसे नहीं लगेगा ना बोर्ड एग्जाम में, तब आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट था। और जब सब चीज़ कर लेंगे न्यूमेरिकल ही आपसे छूट जाएगा। और न्यूमेरिकल अगर सब आप ऐड करके आप देखते हैं, ठीक है, तो आपके 20-25 नंबर का न्यूमेरिकल छूटेगा। अब 70 में से अगर 20-25 चला गया तो 45 नंबर आएगा, 50 नंबर आएगा, ठीक है, तो क्या फ़ायदा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और भी जो टॉपिक है उनको हम पढ़ाई कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2019 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। कहा यह जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन है। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन कराया ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बट डिफरेंट है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट चलेगा ही। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करके प्रयास कीजिए कि क्या आप इसको कर पाते हैं। कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। दिखाई तो दे ही रहा है, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत तो प्रयास किया ही होगा। अगर आपने लगाया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे अगर सॉल्व नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और सीखेंगे तो बिल्कुल हमें एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। आप समझते हैं कैसे इसको हम करना है। देखिए हमारा सबसे पहला हमने क्या बताया, लक्ष्य पता होना चाहिए, टारगेट क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें लक्ष्य पता चल गया। दूसरा हमने ये कहा था कि जो वैल्यू वाला पॉइंट होता है उसको दिया है करके लिखा जाता है कि वो किसका मान है। तो देखिए डायोप्टर, यहाँ पे डी लिख दिया ना, डी मतलब डायोप्टर, इसका मतलब डायोप्टर किसका मात्रक होता है बताइए। अभी तो हमने पढ़ा ना, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, और यहाँ पे लेंस का क्षमता का 2 मात्रक दिया गया है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो कहा जा रहा है कि इतना तथा इतना क्षमता वाले 2 लेंसों को मिलाकर, दो लेंस है, तो सपोज डेट मान लेते हैं कि दोनों उत्तल ही लेंस है, ठीक है, ऐसे 2 उत्तल लेंस है। तो इसके लिए मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं P1 का मान दे दिया है +2.5
0D ये इतना दे दिया है। और इसके लिए आपका P2 का मान कितना दिया है, -3.75D ये आपका दे दिया है। समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि इन दोनों लेंसों को अगर हम मिला देते हैं तो इनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब f का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम गणना करेंगे। सबसे पहले बात तो हम यही लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेंस की क्षमता, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम लेंस की क्षमता। देखिए फिगर बनाना अनिवार्य नहीं, फिगर आपको नहीं बनाना है। दूसरी बात कह रहा है कि दो लेंसों को, ये नहीं बता रहा है कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इसलिए हमने उत्तल अवतल नहीं लिखा, हमने केवल लिखा कि प्रथम लेंसों की क्षमता P1 इक्वल टू कितना दिया है, +2.50 डायोप्टर। उसी प्रकार हम लिखेंगे द्वितीयक या द्वितीय लेंस की क्षमता P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3.75D ये हो जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, आप समझिएगा। तो कह रहा है कि इनको मिलाकर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम सबसे पहले तो इन दोनों को ध्यान से आप समझेंगे। हम ये प्रथम लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता है, ये द्वितीय लेंस की क्षमता है। पहले हम इन दोनों को मिलाकर हम संयुक्त लेंस की क्षमता तो ज्ञात कर लें, उसके बाद ना हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता ही, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो संयुक्त लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। अब P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, तो P1 प्लस P2 यही होता है। अगर इसको हम मान पुटअप करें तो P इक्वल टू P1 का मान कितना दिया है, +2.50 दिया है, और P2 का मान -3.75 दिया है, यही ना दिया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो P इक्वल टू, देखिए ये +2.50 है, और देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3.75 है, यही ना है। अब बताइए ये प्लस में 2.50 है और ये माइनस में 3.75 है। अगर हम घटाते हैं तो ये वाला अधिक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, अधिक के वैल्यू में तो यही है, प्लस में है तो, बट अगर हम इसको घटाते हैं तो ये 2 और ये 3, तो एक तो ऐसे ही आ जाएगा 1, 50 75 में से अगर 75 में से 50 गया तो 25, 1.25 आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू अगर इस तरीके से देखें तो अधिक है तो माइनस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। डी यहाँ पे लिख देंगे डायोप्टर। अरे भैया अगर दशमलव को छोड़े तो ये तो 2 है प्लस में और ये -3 है, तो 3 में से अगर 2 गया तो 1 तो आएगा ही। और उसके बाद अगर दशमलव ये 50 है और दशमलव ये 75 है, तो 75 में से 50 गया तो 25 तो बचा ना। अब घटाना, जोड़ घटाना तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो बहुत ही दिक्कत की बात है, तब आप न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो गया। अब देखिए जब हमने संयुक्त लेंस की क्षमता गणना कर लिया तो अब हमसे क्या हमें गणना करने को कहा था, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने को कहा था। तो हम यही लिखेंगे, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 100/P हो जाएगा। यही ना फॉर्मूला होगा, नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। याद नहीं आ रहा है तो अभी हमने फॉर्मूला P इक्वल टू 100/A
एफ, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अरे इधर गुणा में है, ये इधर सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो अगर ये आता है इधर गुणा कराता है तो P इंटू एफ हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएंगे। ये P इधर गुणा में है, अब इधर आकर भाग कराएगा तो F इक्वल टू 100/P हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ना, वही लिखा है। समझ रहे होंगे आप। अगर हम सॉल्व करें इस पे तो 100 ये और P का मान क्या है -1.25 है, तो इतना हो गया। अब देखिए अगर 1.25 में अगर 100 का भाग देते हैं तो जानते हैं कितना आ जाएगा? तो ये 25 तो ये आपका आ जाएगा -80। आप भाग करा कर देख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा -80 सेमी, क्योंकि फोकस दूरी सेमी में ही लिखा गया है। क्योंकि अगर 1/P लेते हैं तो मीटर में लिखेंगे, 100/P लेते हैं तो सेमी में लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर। ठीक है, आप भाग करा कर, अब भाग गुणा भाग तो आना ही चाहिए आपको। समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपका आंसर हो गया। क्यों हमने ये ज्ञात किया था संयुक्त लेंस की क्षमता? क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें संयुक्त लेंस की क्षमता की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने इन दोनों को ऐड किया और संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात किया, मतलब P का मान ज्ञात किया। अब P के मान को यहाँ पे पुटअप किया, मान निकल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो बहुत सारे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपका जो क्या है अंतिम वीडियो है न्यूमेरिकल का। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग टाइप के भी न्यूमेरिकल कुछ मैं करा दूँ, जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाए और न्यूमेरिकल में भी आप पूरे के पूरे सॉल्व करके आए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। देखिए ये तीसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 2015 में, 17 में, फिर से 19 में और फिर से 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2-3 वर्षों से नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि 2024 में चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके पूछने का। ठीक है ना, देख रहे हैं 15 के बाद 17 में पूछा गया था। देखिए 15 के बाद 16 में ना पूछ कर 17 में, 17 में 18 में ना पूछ कर फिर से 19 में, 19 के बाद 20 में भी पूछा गया, 22 में, 23 में नहीं पूछा गया है, 24 में पूछने की बहुत चांसेस हैं। ध्यान से आप समझेंगे। देखिए कहा यह जा रहा है कि किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित कोणीय उचिष्ट की कितनी चौड़ाई पर स्थित होगी और केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है क्या? पहला कह रहे हैं कि विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित और केंद्रीय उचिष्ट प्रथम निम्नलिखित और केंद्रीय उचिष्ट से कितनी चौड़ाई पर स्थित होगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम निम्नलिखित और केंद्रीय उचिष्ट से कितनी चौड़ाई पर स्थित होगी। और दूसरा ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब केंद्रीय जो ये उचिष्ट है इसकी भी कोणीय चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। अब समझ रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन, प्रथम निम्नलिखित और केंद्रीय उचिष्ट की बीच की चौड़ाई क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब फिर से कह रहा है कि जो केंद्रीय उचिष्ट है, केंद्रीय उचिष्ट, इसकी कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करना है आपको। तो ये है क्वेश्चन। मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तो कभी सॉल्व नहीं कराया है। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि जो डीप में पड़े हैं ना वही इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, तब आप कर पाएंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि इतना चौड़ी स्लिट, ठीक है, मतलब जो स्लिट की चौड़ाई का मान दिया है इतना। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है स्लिट की
चौड़ाई, तो स्लिट की चौड़ाई को हम a से दर्शाते हैं या e से भी दर्शाते हैं। तो a इक्वल टू का मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁻5 मीटर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि स्लिट पर 500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। 500 एंगस्ट्रॉम वाला तरंगदैर्घ्य मतलब तरंगदैर्घ्य का मान दिया है तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये मान लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान दिया है 500 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये 500 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा करना होता है। अब ये मीटर में चेंज हो गया है। अगर हम देखें इसको तो आप ध्यान से समझेंगे, 500 को 5 गुणे 100 लिख सकते हैं। अरे भैया लिख सकते हैं, और 100 को हम 10⁻2 भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, या तो 100 लिखें या 10⁻2 लिखें, बात वही है। ये 10⁻8 है, सॉरी -10 है ये मीटर। अब देखिए ये 10⁻2 है, ये 10⁻8 है। अगर 2 घट जाएगा -10 में से तो कितना आ जाएगा, लैम्डा का जो मान आएगा वो 5 × 10⁻8 मीटर, ये आ जाएगा लैम्डा का मान। मैं गलत तो नहीं हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बेसिक है, इतना तो चेंज करने आपको आना ही चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आप चेंज कर भी ले रहे होंगे। अब समझते हैं, देखिए 2 चीजें हमें पता चल गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम निम्निष्ठ और केंद्रीय उच्चिष्ट की कितनी चौड़ाई पर स्थित होगी। तो देखिए प्रथम निम्निष्ठ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। प्रथम, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम निम्निष्ठ तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए जो प्रथम निम्निष्ठ और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और प्रथम निम्निष्ठ के लिए दर्शा रहे हैं तो θ1 लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, इसका होता है लैम्डा बाई, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं ज़्यादा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया क्या मैं, ठीक, ये फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे कि प्रथम निम्निष्ठ और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है वो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए होता है, ठीक है। जहां लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, ए क्या है, ए है स्लिट की चौड़ाई, ठीक है। अब स्लिट क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट क्या होता है, केंद्रीय निम्निष्ठ क्या होता है। तो मैंने ये कहा था ना, पहले ही आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन वही हल कर सकते हैं जिनको बेसिक टू हाई पढ़ाई किए हुए हैं, डीप में डिस्कस किए हुए हैं, डीप में स्टडी किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने स्वयं ही डीप में डिस्कस नहीं किया है, डीप में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि समय कम था। तो मैंने चैप्टर वाइज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VBI थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वैसे हमने चैप्टर वाइज कराया है। फिर से हमने 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कराया हुआ है, ठीक है। तो पर डीप में हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए शायद ये आपको फॉर्मूला पहली बार देखने को मिल रहा होगा। अगर इस पर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए θ1, यहाँ पे लैम्डा का मान क्या है, 5 × 10⁻⁻8, ठीक है जी। ए का मान क्या है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁻⁵, ठीक है जी, -5। समझने का प्रयास करेंगे। θ इक्वल टू, देखिए ये 10⁻⁸ है, ये 10⁵ ऊपर जाएगा तो -5 था ना नीचे, ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से आप समझने का एक प्रयास करेंगे तो θ इक्वल टू 2 में अगर 5 का गुणा कराएगा तो 2 दूना 4
और 2 पचे 10, 2.5 आ जाएगा। 2 का अगर भाग करते हैं 5 में तो 2.5। और ये 10 टू पावर -8 है, ये 10 टू पावर 5 है, तो अगर गुणा करेगा तो 10 टू पावर -3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे, ये इसका मेनली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है जी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कोणीय चौड़ाई का मान हो गया। पहली बात, आपको प्रथम निम्निष्ठ और जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कितनी चौड़ाई पर स्थित हो गई, तो इसकी चौड़ाई हमें पता चल गया 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद अब आता है, यहाँ पे कह रहा है ना कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कह रहा है, तो देखिए कोणीय चौड़ाई का जो मान होता है ना वो 2θ1 होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मतलब क्या होता है कि जो प्रथम निम्निष्ठ और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई में अगर 2 का आप गुणा करा देते हैं, 2 गुना जो होगा वही केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 लिख देते हैं, ठीक है, और थीटा का मान कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यही ना है जी, बिल्कुल यही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2 पचे 10, 0 अब 2 2 4 1 5, मतलब 5.0, मतलब 5 ही आ जाएगा। 5 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एक बात, सबसे पहले हमने प्रथम निम्निष्ठ और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हमने ज्ञात किया है, जो θ1 = 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 है। और याद रखेंगे इसका मात्रक, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो देखिए थीटा है ना, तो रेडियन होगा। ठीक है, रेडियन, और इसकी भी क्या हो जाएगा रेडियन। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा का तो मात्रक रेडियन होता ही है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये मैं खासकर कहूंगा, दो ये फॉर्मूला, ये और ये दोनों फॉर्मूले आप तैयार कर लेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांसेज है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए। अब मैं चाहता हूं ना कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, मैं चाहता हूं कि आप इसको हल करें, क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ है, आप इतना सब्र करके ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप अच्छे नंबर से पास हों। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट, मुझे भी बहुत दुख लगता है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये देते हैं ना कि डिजिटल बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा। ऐसे वैसे बहुत सारे जो क्या होता है कंपैरिजन करते हैं, और पहले ही आते हैं, वीडियो क्लिक करेंगे, फिर से देखकर भाग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं सबको नहीं कहूँगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, होगा एक दिन तो ज़रूर ही होगा। आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो बिल्कुल एक दिन ज़रूर होगा, बट अभी ऐसा नहीं है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ ना, और मेरा यही लक्ष्य है ना कि जो कमज़ोर है, ठीक है, उनको कम से कम अच्छे नंबर से पास करा देना, वही मेरा लक्ष्य है। जो एवरेज है उनको पास कराना, जो तेज है ना, जो अपने आप को तेज मानते हैं या जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो तो किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे। प्रोफेशनल टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, तो उनसे जाकर पढ़ सकते हैं। उनको कैसे भी थोड़ा सा उनको डीप में ना समझाकर जल्दी शॉर्टकट में भी बताया जाएगा तो वो समझ जाएंगे। पर मेरा दिल से यही लक्ष्य है कि जिनको कुछ नहीं आता, जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, जिनको परिभाषाएं याद नहीं हो पाती, जिनको डेरिवेशन समझने में परेशानी होती है, तो उनको मैं कैसे उनको डेरिवेशन सिखा सकूं, कैसे उनको न्यूमेरिकल सिखा सकूं, कैसे उनको बिना रटे ही परिभाषा याद करा सकूं, इस लक्ष्य पे मैं काम करता हूं और इस लक्ष्य को लेकर ही मैं पढ़ाई कराता हूं। अब मैं हमेशा से ये भी कहता हूं कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं, बट हाँ उतना तो है जितने में मैं आपको सिखा सकता हूं, और जितना है मैं उससे ही सिखाने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, तो
थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके आपसे, आप तो वैसे करते भी हैं बट जितना हो सके और भी करिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें, उनके पास लिंक को शेयर कीजिएगा, उनके पास चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, अपने जो स्कूल ग्रुप है, आपके कोचिंग के ग्रुप हैं उनमें वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना भी बहुत ही अच्छा है, और भी मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे के जो टॉपिक है और उसको भी हम कवर करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से आप इसको समझेंगे और सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए कहा यह जा रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इनकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम समझ लेते हैं। अगर आप प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को आप रोकिए, प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। प्रयास करेंगे तो ठीक है, ट्राई तो करना ही चाहिए। फिर भी मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात, हम ये तो न्यूमेरिकल में यही देखना है, लक्ष्य क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करना। दूसरा जो वैल्यू पॉइंट है उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। प्रत्येक, ध्यान समझ रहे हैं, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। एक अवतल लेंस अगर हम बनाते हैं तो देखिए यही तो अवतल लेंस है ना, ठीक है। तो एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है, दो ही पृष्ठ है ना। तो एक के लिए R1 हो जाएगा, एक के लिए R2 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या 2 होती है अवतल लेंस की, तो एक R1 हो जाएगा, एक R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। इसका मतलब R1 का भी जो मान होगा वो 30 सेमी हो जाएगा, R2 का भी मान होगा वो 30 सेमी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जो R1 का मान है ना वो -30 हो जाएगा, क्योंकि इस दिशा में मापी गई दूरी को हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और इस दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक लेते हैं। बात तो हम जानते हैं, इधर जो भी दूरी मापेंगे माइनस में, इधर जो भी दूरी मापेंगे उसको प्लस में। तो इसका मतलब R1 का मान -30 और R2 का मान +30 लेंगे। यही बेसिक है, यही बेसिक है। मैं कहता हूं ना, न्यूमेरिकल में अगर थोड़ा सा माइनस प्लस अगर गलती हो गया पूरा न्यूमेरिकल ही चेंज हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की, तो हम लिखेंगे कि अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या जो है R1। तो R1 का मान कितना है, -30 लिखेंगे, क्योंकि इस दिशा में हम दूरी माप रहे हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे अवतल लेंस की द्वितीय वक्रता त्रिज्या R2 का मान कितना हो जाएगा, 30 सेमी हो जाएगा, क्योंकि उस दिशा में दूरी माप रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं ना ये बात को। उसके बाद कह रहा है कि तथा अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब अपवर्तनांक का मान दिया है अपवर्तनांक n का मान दिया है 1.5, ठीक है जी। 1.5 अपवर्तनांक का मान है। कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या फॉर्मूला पता है कि हमने एक फॉर्मूला ये प्रूव भी कराया था, 1/f = n-1, और फिर से 1/r1 - 1/r2। याद है ये फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अवतल लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र के लिए हमने ये फॉर्मूला आपको कराया था। अब याद नहीं होगा तो ये अलग बात है, ये आपकी भी गलती है कि आपको याद नहीं है।
खांसी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तबीयत तो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, बट जितना है मैं केवल एग्ज़ाम नज़दीक है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं भी थोड़ा सा आपकी पढ़ाई है इम्पोर्टेंट है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें f का ही मान चाहिए ना, फोकस दूरी का, ये हम लिख दें। n का मान कितना है 1.5 है, अब -1 है तो 1 हम लिख देंगे। इतनी बात समझ के 1/r1 का मान दिया है -30, r2 का मान दिया है 30, ये हमने लिख दिया। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1/f इक्वल टू, देखिए ये 1.5 है और ये आधा है, तो 1.5 में से आधा गया तो कितना बचेगा, -0.5 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना, -0.5 बचेगा। या आप एक और बात याद रख सकते हैं मेरी, देखिए या तो 1/2 इक्वल टू 0.5 होता है, ये बात आप जानते हैं ना, या तो 0.5 लिखे या 1/2 लिखे, दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि 2 में यदि 1 का भाग देते हैं तो भी 0.5 आएगा, तो हम चाहे तो 0.5 की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 हम लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा सा बेटर लगेगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद ये 30 ये -30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -30 मतलब 30 हो जाएगा, समझिएगा, -30 हो जाएगा, ठीक जी। यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, मतलब 30 से कम में 30, तो समझिएगा 30 एक कम में 30 और -1 में गुणा करेगा तो मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फिर से 30 से कम में 30 तो एक में 1 -1 हो जाएगा। ये अब इतना एलसीएम तो आपको आता ही होगा। देखिए इन 30 का एलसीएम तो 30 ही हो जाएगा, ये माइनस है तो 30 से 30 कट गया, पर -1 में गुणा करेगा तो -1 हो जाएगा, और फिर से 30 में कट गया तो एक बार में गया तो एक कम में 1 तो -1 हम फिर से लिख देंगे, माइनस चिन्ह है बीच में। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 है, ठीक है, और उसके बाद ये कितना है -2 बाई कितना है 30 है, यही ना है जी, यही है। आप समझते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस कोष्ठ को अगर हम हटाते हैं समझिएगा तो बीच में क्या है, गुणा का ही तो चिन्ह है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/f इक्वल टू ये 1 में गुणा करेगा तो -1 हो जाएंगे, और ये 30 अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है तो 30 गुणा करेगा तो 30 हो जाएगा। अगर हम तिर्यक गुणा कराते हैं तो ये -f इक्वल टू 30 सेमी हो जाएगा, ये माइनस इधर गुणा इधर से इधर आएगा तो f इक्वल टू -30 सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -30 सेमी, ये आपका आंसर। बात समझ रहे हैं, हमसे कहा गया था कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो -30 सेमी इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं इसको सब सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, बट इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए कि आप इसको लगा पाते हैं। तो शायद आपसे नहीं लग रहा होगा, तो मैं यही कहता हूँ कि न्यूमेरिकल कितना दूर तक जा रहा है या कितने पेज में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या आसान आपको प्रतीत हो रहा है जब सॉल्व हो जाने के बाद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इसको कल कर पा रहे हैं, जब आपको शुरू में दिया जा रहा है तो क्या आप इसको कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि हार्ड ही है क्वेश्चन और हमें करना है, समझ रहे हैं ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए अब इतना ही हम रहने दे रहे हैं, आप पूरी तरीके से आपका न्यूमेरिकल का सीरीज में समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी आपको एक बिग जो क्या होगा सरप्राइज भी मिलेगा, जिसमें हम आपको कुछ बताएंगे, ठीक है, जल्दी वो भी वीडियो मिलेगा। बट उससे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल का सीरीज पूरा देख लीजिए,
ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनके पास वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।